नमस्कार। आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कर्मचारियों से जुड़े करने जा रहे हैं दो बातें। एक तो बात करेंगे हम ग्रेच्युटी के ऊपर और दूसरी बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के ऊपर। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका नाम है योगेंद्र कपूर जी। सर, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले बात करते हैं ग्रेच्युटी को लेकर, क्योंकि ग्रेच्युटी जो होता है हर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। लेकिन जहां तक इसमें माना जाता है कि अगर आप किसी संस्थान में या किसी कंपनी में 5 साल नौकरी करते हैं तभी आपको ये ग्रेच्युटी मिलती है, जो अमूमन लोग यही समझते हैं। लेकिन क्या इसमें जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रूल्स है 1972 का, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि आप 5 साल से कम भी काम करते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है? जरा इस पर कुछ बताएंगे। श्योर। देखिए, हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रूल्स हैं, ये सही बात है कि उसके लिए अदरवाइज जो है कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो 5 इयर्स का होना जरूरी होता है। और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जिस केस में अगर आपके 5 इयर्स कंप्लीट नहीं भी हुए हैं तो उससे पहले आपको पेमेंट करी जा सकती है। और वो दो सिचुएशंस में आपको पेमेंट जो है वो जल्दी करी जा सकती है। वो है एक, आइदर अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर अगर वो डिसेबल हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि जिसके वजह से अगर ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट होती है तो ग्रेच्युटी जो है उसमें जो 5 इयर्स का प्रावधान है वो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और बिफोर 5 इयर्स जो है ग्रेच्युटी जो है वो पे करी जा सकती है एम्प्लॉय को जो। जी सर, इसमें कुछ ऐसा भी कहा जाता है, एक तो पहले इसका जरा नियम बता दीजिए, क्योंकि ग्रेच्युटी को लेकर लोगों को मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें पेमेंट कैसे मिलता है, इसका नियम क्या है। तो थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए सर। जी। एक मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो रिसेंट अमेंडमेंट करी है उसमें उन्होंने जो ग्रेच्युटी का अमाउंट जो एग्जेम्प्ट है उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसमें जो आपका बेसिक प्लस डीए जो है उसको इंक्लूजन्स करके उसका 15 डेज के हिसाब से जो आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन है इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, उससे जो अमाउंट निकलता है। और या फिर अगर जो अमाउंट ऑफ 20 लाख है एग्जेम्पशन का, या फिर ग्रेच्युटी जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट होता है वो आपका अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी के जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड हैं कि जिसमें मेन जो आपकी कैलकुलेशन है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस होता है। और उसमें जो आपकी लास्ट वन सैलरी है उसका 15 डेज के हिसाब से जो एवरेज है वो लिया जाता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, इसमें एक जो है कि अगर आपने मतलब 4 साल और 240 दिन काम किया है, एक आपको याद हो अगर मद्रास हाई कोर्ट में भी एक मामला चला था और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मामला चला था जिसमें ये फैसला आया था कि 4 साल 240 दिन आपने पूरे कर लिए हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। तो सर, जरा इसके बारे में बताएंगे कि ये 4 साल 240 दिन वाला मामला क्या है? देखिए, ये एक हम ये मान के चल सकते हैं कि देखिए जब एक कोई चीज प्रिस्क्राइब्ड है कि 5 इयर्स ऑफ सर्विस, तो उसमें जो है एक कई बार उसको जब हम ये देखते हैं कि वो चैलेंज किया गया उस पॉइंट पे कि अगर किसी एम्प्लॉय ने एक, अगर हम उसका ड्यूरेशन देखें, उसने 4 इयर्स के साथ में जो 5th ईयर था उसमें उसने मेजॉरिटी ऑफ द ईयर जो है वो ऑलरेडी वर्क किया था। तो अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो वो 5 इयर्स नहीं कंप्लीट था। और इसी वजह से ये चैलेंज किया गया था कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक एम्प्लॉय ने मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड जो है कवर किया है, जहां पे 4 इयर्स और प्लस उस 5th ईयर का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर जो है व्हिच इज मोर देन 6 मंथ्स ऑफ सर्विस जो है इन दैट ईयर, उसने अगर कंप्लीट किया है तो क्यों नहीं उसको जो है एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया के अंदर लिया जाए। तो उसमें हाई कोर्ट जो है उनका ये ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय के फेवर में ऑर्डर जो है किया था। और उसके हिसाब से आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि जो उसका जो है रेफरेंस दिया भी जा सकता है। कभी भी अगर किसी एम्प्लॉय की अगर सिमिलर सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें हम ये देखें कि जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक व्यू लेके और उसमें जो है उसमें अगर आप कोर्ट की रूलिंग को साइड करेंगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। जी
सर इसलिए ये पूछा कि 240 दिन वाला नियम, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, मतलब कई सारे नौकरी करने वाले सैलरी क्लास हैं जिनको ये रूल नहीं पता है, तो इसलिए हमने सोचा कि पब्लिक तक ये बात पहुंचाई जाए आम भाषा में, ताकि आप समझ सकें कि आपका अधिकार है कि अगर आपने 4 साल 240 दिन कर लिया काम किसी कंपनी में, तो वो जैसा आपने बताया कि 365 डेज़ का एक साल होता है, तो 6 मंथ से एबव उसने कर लिया, तो ऐसे में आप एलिजिबल है, बशर्ते कि कुछ आपको शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई कंपनी ग्रेचुइटी आपका नहीं देती है या देने से मना करती है, तो आपको फिर आपके पास क्या राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज इसके अंदर बहुत क्लियर है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी, देखिए हमें ये समझना है कि पहले तो कि ग्रेचुइटी क्या चीज है। जी ग्रेचुइटी जो है वो एक अपने आप का बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को देता है फॉर हिज जी लॉयल्टी एंड कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। जी और उसके बाद जो है अगर हम ये देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय एलिजिबल है और उसको जो है अगर ग्रेचुइटी नहीं पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उस केस में उसके एम्प्लॉय के पास ये प्रावधान है कि वो जो है कंप्लेंट जो है इसकी कर सकता है डिपार्टमेंट को भी जो है, और अगर डिपार्टमेंट से भी उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो इस मैटर के ऊपर कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट जो है वो ना सिर्फ एम्प्लॉयर को डायरेक्शन देगा, वो गवर्नमेंट जो एजेंसी है जिसको कंप्लेंट की गई थी और अगर उन्होंने डिरेलिक्शन करी है अपनी ड्यूटीज में और एक टाइमली उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जो है पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकती है कोर्ट जो है एज कॉस्ट। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मतलब इसके बाद ये प्रावधान कर सकता है या फिर आपके पास ये विकल्प है, ऐसे में मान लीजिए कि सर अगर मैंने 5 साल पूरा कर लिया और फिर मुझे ग्रेचुइटी नहीं मिली और फिर मैं लंबी लड़ाई लग रही, उसमें 2-3 साल मुझे लग गए, तो क्या कंपनी फिर वो 2-3 साल का इंटरेस्ट भी पे करेगी? एब्सोल्युटली, देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर ये डिसीजन हम देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से आता है, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगी एम्प्लॉयर को कि ना सिर्फ उनकी जो एलिजिबल ग्रेचुइटी अमाउंट था एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट जो है, या फिर अगर उन्होंने रिजाइन किया 5 इयर्स के बाद जो और कहीं और ज्वाइन किया और वो अपना ग्रेचुइटी का क्लेम जो है वो चाहते थे, तो जिस डेट तक वो उनका क्लेम जो बन के जो अमाउंट बनता था वो उससे कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि आप जो है उस पीरियड से लेके जिस डेट तक कोर्ट ने डिसीजन किया उस डेट तक का इंटरेस्ट जो है उसके ओवर एंड अबव जो है एम्प्लॉयर को पे करने के लिए, और अगर उसमें एम्प्लॉयर जो है उसको नहीं अबाइड करता है तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। जी जी सर, जैसा कि आपने क्लियर किया सर, इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ग्रेचुइटी और पीएफ का पैसा वो मिक्स कर देते हैं, मतलब उनको लगता है कि ग्रेचुइटी भी मेरा वही है जो पीएफ में होता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे सर? देखिए हमें बहुत क्लियरली समझना है कि ग्रेचुइटी जो है, जैसे मैंने अभी बताई बात कि वो एक आपको बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है फॉर योर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसका कोई भी लिंक जो है वो पीएफ से नहीं है। पीएफ जो है उसमें हमें क्लियरली ये समझना है कि उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है, जी और उसमें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर को ही कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉय को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है उसमें, और उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस पर आपको इंटरेस्ट देता है पीएफ डिपार्टमेंट जो है। जी और उसमें ऑफ कोर्स अब जो नया प्रावधान आया है वो ये भी आया है कि जो आपका इंटरेस्ट है अगर वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है, जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, तो उस पे जो है गवर्नमेंट जो है अब उसको टैक्सेबल कर दिया उन्होंने और उस पे टैक्स जो है वो कटेगा। अदरवाइज जो है आपका 2.5 लाख से अगर कम इंटरेस्ट बनता है तो उस पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो पीएफ जो है वो, मेरा पॉइंट ये है कि वो एक कंप्लीटली एक म्यूचुअल बेसिकली कहिए कि बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे को जो है देते हैं, जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन अपना इक्वल अमाउंट का करता है जितना एम्प्लॉय ने किया। जी सर, जैसा कि आपने पीएफ और उसका बताया ग्रेचुइटी का डिफरेंस, तो सर ये बताइए ग्रेचुइटी में क्या कोई टैक्स भी लगता है? क्योंकि जो कंपनी मान लीजिए आपने 5 साल काम कर लिया, उसके बाद आपको एक मुश्त 1 लाख या 2 लाख रुपया जो भी बनता है आपका वो मिला, तो उस पर क्या आपको टैक्स भी देना पड़ेगा? देखिए इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया है कि जिसमें ग्रेचुइटी की लिमिट जो है वो अप टू 10 लाख तक पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, और उसको अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 10 से 20 लाख कर दिया है। जी तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी अमाउंट उससे बिलो मिला है तो वो जो है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। ओके, मतलब ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा? एब्सोल्युटली, और उसके ओवर एंड अबव जो लिमिट्स हैं, अब जो 20 लाख की हो गई है, जी अगर सपोज कीजिए किसी को 25 लाख का अगर ग्रेचुइटी मिला है
तो 20 लाख तक जो है उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके अबव जो 5 लाख है वो उसको उसके एम्प्लॉय को जो है उस पर टैक्स जो है एडिशनल 5 लाख पे उस पर ही सिर्फ पे करना होगा। जी, मतलब तो ये है कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी नियम नियम है। तो मेरा सर एक और सवाल है आपसे कि अगर ऐसे केसेस में कई केसेस देखे गए हैं जिनमें ग्रेच्युटी का पैसा मारा जाता है, जैसा कि आपने बताया कि आप कोर्ट तक जा सकते हैं, इसके लिए कानून है, प्रावधान है, लेकिन फिर भी कई लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना हक खुद, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए सर, एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास भी ऐसे कई केसेस आते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें मतलब इसकी लीगलिटीज़ दाव पेच क्या हो सकती है। देखिए, मैं एक हम चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि ये वो वाली बात है कि अगर कोई कहे कि वो एक रोड के ऊपर जा रहा है और उसको पता नहीं कि रेड लाइट बीच में आती है और उस पर रुकना जी होता है या नहीं रुकना होता है, तो मेरा ये पॉइंट है कि इसमें बहुत जरूरी ये है कि एम्प्लॉय जो है, जिस टाइम वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, उसको क्या बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयर से मिलेंगे और उसके क्या राइट्स हैं, इसके बारे में उसको जो है इंफॉर्मेशन होना अपने आप ही बाय वे ऑफ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो जो है एक ईपीएफओ की जो साइट है, जो जी हमारे जो उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी जाके एफएक्यूज पे अगर जाके वो देखेंगे तो उसके ऊपर एक एक चीज जो है बहुत डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेन्ड है कि किस सिचुएशन के अंदर कहाँ पे जो है अगर कोई एम्प्लॉयर जो है अगर वो अपने ड्यूटीज से पीछे हटता है पेमेंट्स में या डिले करता है, तो उसमें एम्प्लॉय जो है उसके बाद क्या राइट्स हैं, अपने जो उसको राइटफुली जो चीज उसका हक बनता था अगर वो जी नहीं मिला है तो उसको फाइट कर लेंगे। जी। सर मेरा एक ग्रेजुएटी से एक आखिरी सवाल है कि अगर मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएटी लिया, आप जैसा आपने बताया कि क्योंकि हम जो जो भी शो करते हैं वो आम जनता से जुड़े शो करते हैं, ताकि उनको बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती है, तो वो पहले पता लगे। जैसा कि आपने बताया कि वेबसाइट पे एफएक्यूज़ हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसी तरह ईपीएफओ की वेबसाइट अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि आप वहाँ जाकर कुछ भी पता कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो सर ये तो ग्रेजुएटी के लिए क्लियर हो गया। कल एक और अच्छी खबर आई सरकारी कर्मचारियों के लिए कि जिस यूपीएस की डिमांड बड़े दिन से हो रही थी, उस पर कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1 अप्रैल से लागू होगा। तो सर जरा इसका बताएंगे यूपीएस के बारे में कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे क्या बदलेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, एक चीज हमें बहुत क्लियरली ये समझना है कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है इन द जी पास्ट कि कई बार एम्प्लॉइज को ये लगता था कि ये हमारा राइटफुली हमें चीज मिल पाएगी या नहीं, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो जी मेरे हिसाब से अब जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स ड्रॉ करे हैं उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि, और जैसा मैंने अभी बताया कि ईपीएफओ जो हमारी उनकी वेबसाइट है, देखिए हमें ये समझना है कि डिजिटाइजेशन के बाद जो है इस साइट तक को भी जो है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है। जी और उसमें हम ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस या इश्यूज या कोई क्लैरिटी अगर चाहिए, तो वो इस तरीके की यूजर फ्रेंडली अब साइट कर दी गई है कि उसपे सारे सवालों के जवाब जो है उसको मिलेंगे। और उसमें कई चीजें जो मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको एम्प्लॉयर से नहीं भी क्लियर हो पा रही है, तो जी वो हम देखेंगे कि उस साइट के थ्रू जाके वो जो है उनको डिटेल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बाद जो है वो राइटफुली अपने राइट्स के लिए जो है एम्प्लॉयर से भी फाइट कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो है एज ए ग्रीवेंस आगे लेके अथॉरिटीज के पास भी जा सकते हैं। जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने राइट्स के लिए कर सकते हो, तो इसमें सर एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए मतलब जो चाहे ईपीएफओ हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, मतलब हैं तो सब सैलरी क्लास के लोगों से जुड़े हुए, इसलिए हमारा मुद्दा भी रहता है कि सैलरी क्लास के से जुड़े लोगों को का मुद्दा टाइम टू टाइम उठाया जाए। तो अब जो ये पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम से कितना फ़ायदा मिलेगा, किसको मिलेगा। देखिए, पहली बात यह है कि जो पेंशन स्कीम है इसके अंदर सभी तरीके के तबके के लोग जो है वो कवर्ड है। जी ऑफ कोर्स उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जैसे जी हम कहते हैं कि जो एक सिंपल अप्रेंटिस टाइप है या कुछ है, उन लोगों को इनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जी लेकिन जिस किसी ने भी एक परमानेंट एक एम्प्लॉय का एक अपना दर्जा अगर जाहिर किया है और उसको एक स्टेटस मिला है एक कंपनी के अंदर, तो उनको जो है एक राइटफुली जो है पेंशन जो है वो एक, और देखिए पेंशन भी जो है उसका एक कैलकुलेशन का उसके अंदर जो तरीका है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि एक एम्प्लॉय को ये क्लियर रहता है कि मेरे को पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी, और जी अगर वो नहीं मिलती है या कुछ है तो उसमें जो है उसके आप पूरे राइट्स अवेलेबल हैं कि कैसे वो उसको फाइट कर सकता है, और उसका अपना जो उसका राइटफुली अमाउंट बनता है वो उसके साथ जो है आगे फर्दर
अथॉरिटीज एज वेल एज कोर्ट के पास जा सकते हैं। जी सर, एक सवाल मेरा, चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास टैक्स के बहुत मामले आते होंगे, तो सर टैक्सेशन से जुड़े बहुत सारी पेचीदगियाँ होती है, जिससे कि बहुत टाइम से मांग उठाई जा रही है कि 80C की जो डिडक्शन लिमिट है वो केवल 1.5 लाख की है, सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो इस लिमिट को क्या आपको लगता नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एनपीएस भी इसी में है, पीएफ भी इसी में है, 80C के अंदर जो भी आते हैं, आपका एलआईसी भी इसी में है, तो ऐसे में जो एक सैलरी क्लास है उसको लगता है कि यार ये तो कोई डिडक्शन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पीएफ का पैसा जो कटता है उससे और एचआरए से ही ये लिमिट पूरी हो जाती है। इसलिए सरकार ने बजट में कहा भी था, लेकिन इस पर अभी तक मांग नहीं उठी है। तो मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो क्या आपके पास भी ऐसे डिमांड्स आते हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जो 1 फरवरी को जो बजट अनाउंस किया गया, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बेनिफिट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे न्यू टैक्सेशन रिजीम जो है उसके अंदर दिए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो है कोई फर्दर बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत टाइम से, मैं कहूंगा कि इट्स ऑलमोस्ट डिकेड नाउ, कि जब हम ये देख रहे हैं कि एटीसी की लिमिट्स जो है वो 1.5 लाख पे ही इंटैक्ट करी गई हैं। और जबकि एक तरफ हम खुद ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किस तरीके से सेविंग्स को जो है एनकरेज किया जाए। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जिस किसी ने भी ओल्ड टैक्स रिजीम अगर फॉलो करी हुई है, तो उनको जो है एक टाइम के साथ जो है इन चीजों का बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो रियलिस्टिक नहीं है। और जी उसको कम से कम जो है 2.5 लाख या 3 लाख तक ले जाना बहुत जरूरी था। जो हम एक्सपेक्ट भी करते थे कि इस बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी कुछ बेनिफिट्स जो है वो दिए जाएं जो नहीं दिए गए। तो आई एम जी श्योर गवर्नमेंट इसको जो है केयरफुली वॉच कर रही है कि इन चीजों में जो है आगे उनको टाइम के साथ जो है रियलिस्टिक होके बेनिफिट्स जो है वो देने पड़ेंगे। जी सर, आपने जैसा कहा, मैंने मतलब ये मुद्दा काफ़ी उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार तो आप देखिए, जब 12 लाख की अब एग्जम्पशन लिमिट हो गई है, तो अब तो सरकार चाह रही है कि एक बड़ा चंक है वो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि पहले ये 7 लाख था, अब बढ़ के 12 लाख हो गया। तो 12 लाख में बहुत सारे तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, मतलब एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं है कि अब इसमें कुछ होगा, एटीसी का कुछ हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे तो लोग न्यू रिजीम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए जाएंगे कि आप ना चाहते हुए ऑटोमेटिक चले जाएंगे उसमें। क्योंकि अभी भी जब आप आईटीआर भरते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का कंपेयर टैक्स आ जाता है, तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि आपको कितना टैक्स किस रिजीम में लग रहा है। तो कई बार मैंने ऐसा खुद देखा है, तो कई बार देखे लोग नए रिजीम में इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनका 5-10 हज़ार रुपये बचता है। तो सर, इस पर आपको लगता है कि अब लोग न्यू टैक्स रिजीम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं या होंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस ये था कि किस तरीके से न्यू टैक्सेशन रिजीम जो है उसको प्रमोट किया जाए। और ये बात सही है कि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल इंडिया के अंदर नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स देखें तो उसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो न्यू टैक्सेशन रिजीम को ही ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक जो मैं एरिया ऑफ कंसर्न जो है जो शेयर जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि जिसमें आज हम देख रहे हैं कि इवन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड राइट अप टू फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कंसर्न है कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो, क्योंकि ऑल टुगेदर मेजरली जो है स्टॉक मार्केट की तरफ और कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और वहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पे ये सिचुएशन हो जाती है कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर की अगर बन जाती है, तो उसमें जो एक छोटे तबके के इन्वेस्टर्स हैं और जिनकी एक हार्ड अर्न सेविंग्स जो है, अगर वो देखते हैं कि इसमें ये उस तरीके से स्पेकुलेशन में नहीं इनकम जनरेट कर पा रही, तो हम ये देख रहे हैं क्योंकि लोगों का पैसा इस वजह से जो फंसना शुरू हुआ है। जी तो इन चीजों से मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे इसको हम ये कहें कि क्या वो वापस एक अपने ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, और गवर्नमेंट भी जो है इस चीज को बहुत सीरियसली देख रही है कि ऐसा ना हो कि कैपिटल मार्केट्स की वजह से कई लोगों की जो अपनी कैपिटल है और हार्ड अर्न मनी है वो जो है उसका इरोजन शुरू हो जाए। तो जी इसलिए मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट के ऊपर एक सीरियस प्रेशर रहेगा कि कैसे वो लोगों की सेविंग्स को एनकरेज करें। और उसके लिए अगर इस तरीके के प्रावधान रहेंगे कि एटीसी, एटीडी और ऐसे कई जो हमारे सेक्शंस हैं जी जिसमें जो है लिमिट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी था, उसको जो है वो कवर अप करेंगे। और उससे देखेंगे कि लोग जो है अपना एक स्टेबिलिटी के साथ जो है इनकम को जो है जो अपनी सेविंग्स है उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं।
जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सेविंग्स को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है और इसीलिए लोग, आप देखिए जैसा शेयर मार्केट का जो कंडीशन था अभी, मतलब पिछले 5-6 महीने का जो कंडीशन रहा, इसके अलावा SIPs ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, सबकी वही हालत थी। तो ऐसे में जो EPFO, एक इसीलिए कहा भी जाता है PF है तो सेफ है, जो कि ट्रेडिशनल है और गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा ब्याज भी देती है। अगर आप कैलकुलेट करें, मान लीजिए आप लगातार 50 साल नौकरी कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा खासा फंड अपने PF से EPFO के जरिए जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये मतलब मानना है कि परंपरागत निवेश तो है, क्योंकि आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो ये आपको लगता नहीं कि इस ऐसे समय में जो अभी कंडीशन है मार्केट की या जो सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमी का, तो इसमें PF एक बहुत सेफ प्लेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। और आप ये देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो इवन हमारी जो यंग जनरेशन, जैसे हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं, जो जी अल्टीमेटली अदरवाइज जो है रिस्क लेने में बिलीव करती थी, वो लोग खुद जो है एक अपने आप ही रीथिंक करेंगे कि भाई क्या हम जो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि हम अपने मनी को फास्टर ग्रो कर पाए, तो अगर वो उसमें रिटर्न्स जो है अनसेफ और एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबल नेचर की रहेंगी, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे को अपने पोर्टफोलियो को एक वेल डाइवर्सिफाइड फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होगा। और जी उसमें जिसमें स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल पा रही हैं, उसके अंदर कुछ पोर्शन जरूर पार्क्ड हो, तो आई एम श्योर कि हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में एक बैलेंस जो है वो एस्टेब्लिश होगा। और उसमें हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है सेविंग्स जो है वो भी एनकरेज होंगी और कैपिटल मार्केट्स जो है वो भी मूव करेंगे। जी सर, जहाँ तक मान लीजिए कि जो भी जितने भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो PF हो, चाहे EPFO हो, चाहे आपका NPS हो, चाहे UPS सिस्टम हो, चाहे पेंशन का कोई अदर सिस्टम हो, सबका मतलब मूल मंत्र ये है कि आपकी सेविंग बढ़े, आपका पैसा बचे। मतलब तो लेकिन सरकार इसके लिए कई सारे काम भी कर रही है। ये UPS जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लाया गया है, इसका भी मतलब ओवरऑल मोटिव यही है कि आपके खाते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जा सके, मतलब जो सैलरी क्लास है उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। तो सरकार समय समय पर ऐसा कर तो रही है, लेकिन हमारा जो काम है मीडिया के जरिए हम लोगों को भी आगाह कराते हैं और लोगों को भी सचेत करते हैं कि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं जो आपको खुद पता नहीं है। तो हम ऐसे ही कई सोच करते हैं, टैक्स एक्सपर्ट के जरिए समझाते हैं लोगों को ताकि उनको क्लियरिटी होगा। TV9 पर सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी और सवाल उठाते रहेंगे ताकि पब्लिक को क्लियरिटी आती रहे। जी सर, धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू। तो ये थे टैक्स एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि चाहे EPF हो, चाहे PF हो, चाहे NPS हो या सेविंग का कोई भी माध्यम हो, लेकिन आपको खुद सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि जो EPFO की वेबसाइट है उस पर आज की डेट में आपको सब कुछ मौजूद है। अब UPS सिस्टम सरकार ले आई है, इसको भी आपको देखना हो तो आप में FAQ, जैसा कि इन्होंने बताया, आप FAQ में जाइए और देखिए। और आप केवल PF और EPFO ही नहीं, बाकी भी जो अपनी जेब से जुड़ी आपके सवाल है उसके लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।